बीपीएससी शिक्षक विशेष क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और इस श्रृंखला के चौथे कड़ी के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। आज हमारे नेम बॉक्स में कई प्रतिभागियों के नाम दर्ज हैं और यानी पर्ची के रूप में डाल दिया गया है। मैं पर्ची खींचने के लिए इससे पूर्व प्रतिभागी रहे रोहित को आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रोहित, और आप पर्ची खींचेंगे और जो लकी होंगे आप ही पढ़ दीजिए। आज देखते हैं किसका नाम आया है, किसका। आज के कुछ प्रतिभागी हैं अमरनाथ कुमार। अमरनाथ कुमार, जोरदार तालियों के साथ स्वागत है अमरनाथ। अमरनाथ जी, पहले तो स्वीकार करें हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं, ठीक है, और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बैठिए। आज हमारे बीच प्रतिभागी के रूप में है अमरनाथ। और आज अमरनाथ जो है क्विज कॉन्टेस्ट में विज्ञान विशेष विज्ञान में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कृषि विज्ञान, पशुपालन, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। 25 सवाल होंगे, 25 के लिए विकल्प दिए जाएंगे और सही प्रश्न यानी 4 विकल्प को में से आपको सही विकल्प ढूंढना है। जी सर। तैयार हैं? यस सर। चलिए, पहला सवाल बगैर देर किए हुए, बीच बीच में बातचीत होती रहेगी, और यदि आप 25 के 25 सही उत्तर देते हैं तो अंत में 2 मिठाई। जरूर। उम्मीद करें कि आप मिठाई विनर बनेंगे। हाँ जरूर। पक्का? पक्का। चलिए, मिठाई विनर बनेंगे, इसलिए पहला ही सवाल मौ से शुरू होता है। मधुमक्खी डंक मारे, मधुमक्खी डंक मारे तो निम्न में से कौन सी दवा है, अगर अमरनाथ डॉक्टर हो तो डंक की जगह लगाए, निम्न में से कौन? तैयार? जी। एंटीबायोटिक, अम्लीय सिरका, देवदार की ताजी सुइयां और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। क्यों? क्योंकि वो क्षार है और ये अम्ल है, दोनों मिलेंगे तो लवण बना देंगे, उदासीन कर देंगे इसलिए। अच्छा, ये मधुमक्खी के काटने पर अम्ल अंदर आता है। कौन सा अम्ल है जो अंदर? फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक एसिड, बिल्कुल सही कर दिया है। और इसका सही उत्तर है कि बेकिंग सोडा को लगाएंगे। फॉर्मिक एसिड, जिसे मीथेनोइक एसिड भी कहते हैं, बिच्छू के भी डंक में होता है, मधुमक्खी के भी डंक में होता है। और ये करता क्या है, सीधा कंसेप्ट है, अम्ल और क्षार उदासीनीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत उसको उदासीन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके लिए है, दूसरा प्रश्न आपके लिए है, कांसा मिश्र धातु है, तांबा और ऑप्शन बी ए ऑप्शन आपके लिए, तांबा के साथ किसकी मिश्र धातु है? मिश्र धातु समझते होंगे, 2 या 2 से अधिक धातु को अत्यधिक उपयोगिता के लिए उसको एक मिश्रित रूप प्रदान किया जाता है, जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं। तो तांबा में किसको मिलाते हैं तो कांसा बनता है? तैयार है? ऑप्शन आपके लिए, निकेल, लोहा, टीन, एल्यूमिनियम। निकेल, लोहा, टीन, एल्यूमिनियम। टीन। कांसा में तांबा के साथ टीन होता है जी। बिल्कुल सही कर दिया है। कांसा में तांबा होते हैं 90% और टीन होता है 10%। सिक्का, बर्तन आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। वही पीतल भी तांबा की ही मिश्र धातु है, जिसमें तांबा होते हैं 70% और जस्ता है 30%। पीतल, तांबा की अन्य मिश्र धातु की हम बात करें तो गन मेटल है, काफी महत्वपूर्ण है। गन बनाने में उस मेटल का इस्तेमाल होता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया है गन मेटल। तोप, गियर, ये सब उसे बनते हैं और उसमें तांबा, जस्ता और टीन होते हैं। तांबा 90% है, जस्ता 2% है और टीन 8% है। जर्मन सिल्वर भी तांबा का ही है, जिसमें कॉपर, जस्ता और निकेल है। क्रमशः कॉपर 60%, जस्ता 20% और निकल 20% है। एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है, बड़ा चर्चित है, पारा के साथ किसी धातु की जो मिश्र धातु होती है उसे क्या कहते हैं? ये नॉन ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन दे सकते हैं? नो। नो ऑप्शन। जैसे ZnHg, CuHg, NaHg, यानी पारा की जब मिश्र धातु होते हैं तो उसे अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, विदाउट ऑप्शन था, ये क्विज का हिस्सा नहीं है। आपका मिठाई का भी बचा हुआ है। तीसरा सवाल मिठाई के लिए, आपका पोटाशियम आयोडाइड Ki, बेरियम ऑक्साइड और सिलिका, तीनों के मिलने से एक कांच बनता है। एक निश्चित अनुपात में जब तीनों को मिलाते हैं तो कांच बनता है। आपको बताना है, यानी इस कांच का उपयोग चश्मा के लेंस में किया जाता है। आपको बताना है इस कांच का नाम क्या है।
समझ रहे हैं ना? एक बार फिर से, पोटासियम आयोडाइड, बेरियम ऑक्साइड और सिलिका से बना हुआ कांच का नाम बताना है जिसका इस्तेमाल चश्मा के लेंस बनाने में किया जाता है। ऑप्शन आपके लिए है क्राउन कांच, पायरेक्स कांच, पोटास कांच, फ्लिंट कांच। क्राउन कांच। क्राउन कांच बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। इसमें अल्प मात्रा में सीरियम का ऑक्साइड भी मिलाया जाता है। वही हम अपने श्रोताओं को बता दें कि पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में होता है और इसके अलावा पोटास कांच उच्च ताप सहने वाला जो कांच का बर्तन होता है इसको बनाने में पोटास कांच का इस्तेमाल होता है और फ्लिंट कांच विद्युत बल्ब, कैमरा के लेंस, दूरबीन के लेंस इत्यादि बनाने में फ्लिंट कांच का इस्तेमाल होता है। कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं आप? 4 प्रश्न। 4 नहीं 3 लगता है। अच्छा, एक तो नॉन ऑब्जेक्टिव था, 3 था। अच्छा, चौथा सवाल आपके लिए। चौथा सवाल है किस समस्थानिक का उपयोग, समस्थानिक एक ही तत्व के मतलब एक ही तत्व जिनके परमाणु, जिनकी परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। हमें कुछ समस्थानिक का नाम बताएंगे, उसमें से कौन सा समस्थानिक है जिसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर के इलाज में आर्सेनिक 74, सोडियम 24, आयोडीन 123 यानी आयोडीन 123 और कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का जी पक्का ना? जी पक्का। करेक्ट आंसर है। सी से कहीं तो ना जोड़ दिए, कोबाल्ट सी से कैंसर। अच्छा चलिए, जो भी हो बिल्कुल सही है। वही हम अपने श्रोताओं को बता दें आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल ट्यूमर की पहचान के लिए और सोडियम 24 का इस्तेमाल रक्त अतिक्रमण, वही आयोडीन 123 का इस्तेमाल प्रतिबिंबन। आजकल पता बहुत पॉपुलर शब्द है लेकिन हिंदी में जब मैं बोल रहा हूं तो लोगों को कम समझ में आ रहा होगा। प्रतिबिंबन समझ में कम आ रहा होगा लेकिन स्कैनिंग बोलेंगे समझ में आ जाएगा। स्कैनिंग में इस्तेमाल होता है आयोडीन 1, 2, 3। स्कैनर सब जो यूज करते हैं उसमें इस्तेमाल होता है आयोडीन 1, 2, 3। फास्फोरस 32 का उपयोग भी ऐसे रक्त कैंसर के इलाज में होता है। ल्यूकीमिया जो खास करके बीमारी है उसके उपचार में होता है। 4 प्रश्न। 5वां सवाल आपके लिए, कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का व्यापक सूत्र है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का CnH2n, CnH2n-2, CnH2n+2 और CnH2n+1। CnH2n+2 ओ CnH2n+2 जी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्केन। हाँ पक्का ना? पक्का। करेक्ट आंसर है। CnH2n-2 बता सकते हैं? जी जी। ये आपका हो जाएगा एल्काइन। अल्काइन। और CnH2n ये हो जाएगा एल्कीन। अच्छा, और ये CnH2n+1 ये हो जाएगा एल्काइल। अल्काइल। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। एकदम मिठाई के बहुत बहुत करीब जा रहे हैं आप, तेज गति से जा रहे हैं। तो चाहेंगे कि मिठाई का ऑर्डर दे दिया जाए। हाँ, अगला सवाल आपके लिए, किस बहुलक में ग्लूकोज एकलक के रूप में नहीं है? एकलक बहुलक समझते होंगे, यानी एकलक जो बहुलक होते हैं बहुत से अणु मिल करके बड़ा अणु बना, तो जो छोटे एक एक अणु होते हैं उसको कहते हैं एकलक। जैसे साधारण एग्जांपल, पॉलीथीन में इथिलीन एकलक, अब बहुत सारा इथिलीन मिल गया तो पॉलीथीन। अब आपको मैं बताऊं, जो बोलने जा रहा हूं उसमें से बताना है कि किस में ग्लूकोज एकलक के रूप में, मोनोमर के रूप में नहीं है। विकल्प आपके लिए है ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, रबर में नहीं है, नहीं। बाकी सब में है। सब में। ग्लाइकोज में भी है, स्टार्च में भी है, सेलुलोज में भी है, सब में है जी। और रबर में नहीं है। नहीं। रबर का एकलक बता सकते हैं? हाँ, प्राकृतिक बहुलक है ये, और ये है आइसोप्रीन। करेक्ट है। C5H8। हाँ, C5H8। C5H8 का है। ऐसे जब इसको हम लोग इसका जब IUPAC नेम देंगे तो 2-methyl-1,3-butadiene इसका हो जाता है। ऐसे C5H8 इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। और आइसोप्रीन का बहुलक है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है। वही आपने तीनों का सही बताया। और अगला सवाल आपसे है, 7वां क्वेश्चन आपके लिए, कौन गैस बेल्डन, यानी गैस द्वारा बेल्डिंग जो होती है इस क्रिया को कहते हैं गैस बेल्डन। ठीक है, तो गैस बेल्डन प्रक्रिया में कौन सी गैस होती है? देखें, कभी बिल्डिंग कराने का अवसर मिला है? जी। नीली जो निकलती है जी। अच्छा, तो नीली जो निकलती है जिससे कि जुरैया का कार्य होता है वो है LPG।
है? नहीं। नहीं है। नहीं। इथिलीन आगे बोलिए। यानी ये भी यहाँ पर भी नहीं, नहीं। आगे मुझे बोलना ही है। जी। मीथेन नहीं। यानी इसमें भी आगे बोलना है। जी। एसिटिलीन ये होगा। यही होगा, एसिटिलीन होगा। वेरी गुड, सही उत्तर है। अच्छा, इथिलीन का कोई उपयोग आप बता सकते हैं? फल पकाने में। अरे वाह, कार्बाइड वाला फूक करके पकाए कभी? जी, बचपन में। जी, बचपन में पकाए हैं, फूक के नहीं पकाए होंगे, पानी रख करके पंखा चला। अच्छा, पंखा चला गया। इथिलीन फल पकाने में इस्तेमाल होता है, एलपीजी का तो घरेलू ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। मीथेन मार्स गैस है, बायोगैस का घटक है और प्राकृतिक गैस का भी प्रमुख घटक है, और एसिटिलीन इसमें होता है। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर दूं। एलपीजी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का एक मिश्रण है और यह गंधहीन होता है। तो फिर कहिएगा कि जिसके रिसाव से गंध क्यों आते हैं, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से इथाइल मरकैप्टेंस उसमें मिला दिए जाते हैं। इथाइल मरकैप्टेंस को प्रायः मरकैप्टेंस ही लोग बोलते हैं, ऐसे उसका C2H5SH फॉर्मूला होता है। और कब गंध क्यों? ताकि गैस रिसाव हो तो पता चल जाए कि गैस में रिसाव है, ताकि सुरक्षित रूप से हम रह सकें। सवाल अगला आपके लिए है। चालकत्व, कंडक्टेंस, चालकत्व बराबर होता है 1 विद्युत धारा, नहीं, प्रतिरोध, नहीं, 1 प्रतिरोध, यही होगा। पक्का ना? चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है आपके अनुसार। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चालकत्व व्युत्क्रम होता है, G बराबर 1/R, और स्वाभाविक है कि इसका जब प्रतिरोध का उल्टा कर देंगे तो मात्रक हो जाएगा। ओम का उल्टा ओम इनवर्स होता है, महो होता है। साइमोन भी इसका मात्रक होता है। तो अगला सवाल आपके लिए है, 9वां सवाल। 8 क्वेश्चन का आपने अभी तक उत्तर दिया है। 9वां सवाल है, घर में जो बिजली सप्लाई की जाती है, घरेलू बिजली, उस किस वोल्टता पर उसकी आपूर्ति होती है? घरेलू बिजली की वोल्टता क्या है? ऑप्शन आपके लिए, नहीं समझ रहे ना? जी। बल्ब का कहियो पढ़े होंगे जी। याद आ रहा है क्या? बिना ऑप्शन के बोल दे सकते हैं? पक्का? तब बोलिए। 220 वोल्ट। 220 वोल्ट पे करेक्ट आंसर है। 220 वोल्ट पे घरेलू विद्युत की आपूर्ति होती है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। बिल्कुल सही, ये भी आपने सही कहा। अच्छा, और 10वां सवाल है कुल मिला करके, और मिठाई के और 10 कदम, 25 कदमों के बीच में 2 पीस मिठाई है जी। हाँ? निम्न में से किस विद्युत उपकरण में, कौन सा विद्युत उपकरण है जिसमें विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन यांत्रिक ऊर्जा में होता है? विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन यांत्रिक ऊर्जा में होता है। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, बैटरी में, बल्ब में, हीटर में, विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा। एक सवाल यहाँ से, क्या आप ये बता सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना हो तो कौन सा उपकरण लाएंगे? डायनामो ले सकते हैं। डायनामो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। वही हम अपने श्रोताओं को बता दें कि बैटरी का इस्तेमाल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में होता है। बल्ब का इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में भी होता है, लेकिन मूल रूप से बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और हीटर वाला तो कौन के हीट करने के लिए, क्या से विद्युत से उष्मा प्राप्त करने में होता है। अगला सवाल आपसे, देखना चाहते हैं क्या? नहीं ना, चलिए, देखना नहीं चाहते हैं तो अगला सवाल आपसे, इंद्रधनुष के निर्माण में कौन सी प्रकाशिकीय घटना उत्तरदायी है? आकाश में कभी देखे हैं? जी। देहात में उसे क्या बोलते हैं? बिजली चमक रही है ऐसे। नहीं, ये वो आकाश में तो दिखा है, पंसोखा। हाँ जी, देहाती भाषा में। प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष होते हैं। मेरा सवाल केवल इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष में कौन सी प्रकाशिकीय घटना इंद्रधनुष बनने में होती है? वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन। इनमें से सभी यानी वर्ण विक्षेपण भी जी, परावर्तन भी, अपवर्तन भी, पूर्णांतरिक परावर्तन भी। करेक्ट आंसर है। कुछ इससे जुड़ा हुआ कुछ हम ऐसे क्वेश्चन पूछे जी। पानी में पैदा हुए बुलबुले का चमकना कौन सी घटना है? यह अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन। परावर्तन। अच्छा, हीरे का चमकना?
हीरे का चमकना ये पुनरांतिक परावर्तन। जल्दी जल्दी में बोलिएगा। मरीचिका, मरीच का पुनरांतिक परावर्तन। सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद उस सूर्य का दिखते रहना, ये है आपका प्रकीर्णन, अपवर्तन, ये अपवर्तन। अच्छा बाद में दिखता है, बाद में भी दिखता है, उसमें भी दिखता है। और वो लाल दिखाई जब देने की बात आएगी, प्रकीर्णन। सूर्यास्त के समय के बाद का लाल और इसका तब प्रकीर्णन। लेकिन कुछ देर तक सूर्योदय और सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखना अपवर्तन। अगला साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा होना। कभी साबुन का बुलबुला देखे हैं रंग बिरंगा? विवर्तन हो जाए, व्यतिकरण जी। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हम लोग साझा करते हैं ताकि हमें सुनने वालों को भी इसका लाभ हो जाए। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन है, और दरवाजे की झिरी से आने वाली प्रकाश का चारों तरफ फैल जाना ये है विवर्तन। आपने बिल्कुल आपके अपने हिस्से के जो सवाल थे उसका बिल्कुल सही उत्तर दिया है। हम आपसे एक क्वेश्चन आपसे अगला है, वो बहुत ध्यान। कभी संगीत के बजाय हारमोनियम में आप बजते देखें, संगीत के कितने स्वर होते हैं? 7। कौन कौन सा? सा रे ग म प ध नी, फिर सा आ जाता है। सा रे ग म प ध नी, है ना? तो इसमें मेरा सवाल आपसे है कि सा रे ग म प ध नी में से ये जो संगीत के 7 टोन में जो प है, प उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? प की ऑप्शन सुनिए। 265, 294, 392, 494। 392 करेक्ट आंसर है। प का 392 है, सा 295, रे 294, प 392, 494 नी, और ग का है 363, म का है 349 हर्ट्ज, और ध का है 440 हर्ट्ज। इस तरह से देखेंगे तो सा से ध तक जाते, नी तक जाते जाते फ्रीक्वेंसी धीरे 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 बढ़ती है। सा रे, तो सा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रे का, रे से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ग से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी म का। इस तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, 7 का 265 से अंत होता है 494 हर्ट्ज पर। 13वां सवाल आपके लिए। ध्वनि की चाल तो हम लोग जानते होंगे कि ठोस, द्रव, गैस में सबसे अधिक ठोस में है जी, ये तो जानते ही हैं। अब इसी से जुड़ा सवाल है कि हम जो भी बोलेंगे वो सब के सब ठोस होंगे। इन ठोसों में सबसे अधिक ध्वनि किस में चलती है? ऑप्शन ध्यान से सुन लीजिएगा, जो विकल्प देंगे उसमें बताना है। कांच में, निकेल में, लोहा में, एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम में चलती है पक्का। लोहा से ज्यादा जी, निकेल से भी ज्यादा जी। कांच में तो थोड़ा कम लगता है, कांच कच्चा है इसलिए। करेक्ट आंसर है। एल्युमिनियम में लगभग 6420 मीटर पर सेकेंड है, लोहा में 5950 मीटर पर सेकेंड है, निकेल में 6040 मीटर पर सेकेंड है, और कांच में 3980 मीटर पर सेकेंड है प्लेन कांच होने की स्थिति में। और सबसे खास बात यह है कि ठोस में तो ज्यादा होता ही है। ध्वनि एक ऐसी तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, और माध्यम में भी जितना माध्यम सघन होता जाए उतना ध्वनि की चाल बढ़ते जाए। अगला सवाल है, 14वां क्वेश्चन है आपके लिए। एक नियम आया है, मैं पढ़ रहा हूं, उसको ध्यान से देखेंगे। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर E वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है ऊर्जा उत्सर्जन की विकिरण, मतलब विकिरण ऊर्जा की दर ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। अर्थात E वैरियज T के पावर 4, लास्ट शॉर्टकट आइए, E वैरियज T के पावर 4। ऊर्जा समानुपाती है ताप के चतुर्थ घात के। समानुपाती का चिन्ह तोड़ेंगे, सिग्मा से गुणा कर देते हैं। आपको बताना है E वैरियज T का पावर 4 किसने दिया था? ऑप्शन आपके लिए, कूलॉम ने नहीं, ओम ने, नहीं, न्यूटन ने नहीं, स्टीफन ने। यही दिए थे, स्टीफन ने दिया जी। स्टीफन नहीं दिया, कंफर्म पढ़े हैं जी। कूलॉम को भी जान जी, तो हम बता देते हैं आप सही दिए और सही दिया है आपने। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कूलॉम ने
दो बिंदु आवेश के लिए नियम दिया था, जिसे स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग पढ़ते हैं, और उन्होंने कहा था दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के विद्युत कर्मानुपाती होता है। वहीं ओम का जो नियम था वह चालक के में प्रवाहित विद्युत धारा और चालक के बीच का जो विभवांतर है उस पर आधारित था, और उन्होंने बताया था कि विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। यह अनुपात यानी V/I बराबर R होता है, यानी प्रतिरोध होता है। और न्यूटन साहब ने तो बहुत नियम किया, कितनी चर्चा किया, लेकिन इनका एक नियम जो बहुत ज़्यादा चर्चित रहा वो गुरुत्वाकर्षण का नियम है। और उन्होंने बताया था दो ब्रह्मांड के दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और दोनों पिंडों का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है 3 जगह आपने देखा, आवेश में देखा, और उसके बाद किस में देखा, इसमें, और एक होता है और न्यूट्रॉन बल में और एक चुंबक में होता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपके लिए, यानी स्टीफन वाला आपने तो बिल्कुल सही कहा। अगला सवाल आपके लिए, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सामान्य ताप है मानव शरीर का तापमान, बुखार वाला नहीं, सामान्य केस में 310 केल्विन। इनमें से सभी ऑप्शन एक बार फिर से, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन। इनमें से सभी, इनमें सभी होगा। पक्का? पक्का सब ना? जी सर। करेक्ट है, करेक्ट। 15 प्रश्न के बाद छोड़ देते हैं। नहीं, मिठाई बचा हुआ है। मिठाई बचा हुआ है। क्या लग रहा है आप मिठाई जीत के ही जाएंगे? जी। अच्छा, चलिए 16वां सवाल आपके लिए है। दाब के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दाब के लिए, दाब एक अदिश राशि है, यह एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है, एकांक क्षेत्र पर लगने वाला लंबवत बल है जी। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। इसकी बीमा m1 L इनवर्स T इनवर्स 2 है, और ऑल ऑफ विच सभी होंगे सर। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जी। ठीक है। अदिश राशि भी, तीसरा से भी है, और इसका मात्रक किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल कहते हैं। जी। बीमा m1 L के पावर -1 और T के पावर -1। जी। करेक्ट आंसर है। किसी वस्तु को अगर हम यहाँ से फेंकें और पृथ्वी की सीमा छोड़ करके बाहर चला जाए, फिर कभी पृथ्वी पर न लौटे, तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को किसी स्थान से फेंका जाए और वह फिर लौट करके उस स्थान पर नहीं लौटता है, इसको हम लोग पलायन वेग कहते हैं, है ना। पृथ्वी पर का पलायन वेग कितना, यानी कितना से अगर हम अपने मोबाइल को फेंक देंगे तो मोबाइल अंतरिक्ष में चल जाएगा, घूमने लगेगा, फिर लौट करके नहीं आएगा, चाहे मैं जितना जैसे पुकारूं। उस वेग को, वेलोसिटी को पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान है, ऑप्शन आपके लिए 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर नहीं, मीटर प्रति ना, सेकंड। किलोमीटर नहीं ना जी, नहीं सर, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ? किलोमीटर पर सेकंड ही होगा, ऑप्शन से बोलिए। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, और ऑल ऑफ दिस। सोच के बोलिएगा ठीक से। ऑप्शन नंबर ए, ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अच्छा, अब देखिए, यही तो हमको तो लग रहा था कि मिठाई आपसे रूठ रहा है, लेकिन चलिए आपने समय रहते हुए बता दिया। और v बराबर होता है √2gre। हम अपने श्रोताओं को ये बता दें कि चंद्रमा पर जो पलायन वेग है वह 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है। पलायन वेग का मान जो होता है वह पहला तो जो वस्तु है, जो पिंड है, जो वगैरह है, उसके रेडियस पर, उसके मास पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करता है, लेकिन मूल रूप से देखना है मास और रेडियस पर निर्भर करता है। चलिए इसकी चर्चा कभी बाद में आगे करेंगे। तो 18वां सवाल आपके लिए है, कौन सी स्थानांतरित कृषि की प्रणाली उत्तर पूर्वी भारत में? अभी हम जो बोलेंगे वो सब स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि होती है स्थान बदल बदल करके खेती, है ना। यहाँ का उपयोग करिए और यहाँ का जब हो जाए यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो नहीं,
उपयोग करो और छोड़ दो, आगे चल दो। ऐसी प्रणाली है, रही है, अब तो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, लेकिन फिर भी भारत के कुछ क्षेत्रों में आज भी स्थानांतरित कृषि है। आपको बताना है कि उत्तर पूर्वी भारत में जो स्थानांतरित कृषि है निम्न में से कौन है? ऑप्शन आपके लिए, पहला है पोडू या पेंडा, दूसरा है बालतरे, तीसरा है झूम और चौथा है कुमारी। ऑप्शन नंबर सी, झूम खेती। झूम जी पक्का? जी पक्का। करेक्ट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा हम स्पष्ट कर दें, श्रोताओं को बता दें कि पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि है, कुमारी पश्चिमी घाट की स्थानांतरित कृषि है, बालतोर दक्षिण पूर्वी राजस्थान की स्थानांतरित कृषि है, इसके अलावा बेवार एवं डाहिया मध्य प्रदेश का स्थानांतरित कृषि है, जारा एवं एरका दक्षिण भारतीय राज्य की स्थानांतरित कृषि है, दीपा बहुत महत्वपूर्ण है, दीपा छत्तीसगढ़ बस्तर जिला दीपा स्थानांतरित कृषि वहां की है। और उसके बाद ओडिशा में कई वहाँ की चूंकि जनजातीय जो क्षेत्र है उसमें कई प्रकार के स्थानांतरित कृषि है, जिसमें कमान, ब्रिंगा और पामा डाबी है। कमान, ब्रिंगा और पामा डाबी। क्या सवाल आपसे होगा? ये नहीं गिन रहे? अच्छा चलिए, हम ही बोल दे रहे हैं। 19वां है, आप 20वां बोल दे रहे हैं, मतलब जल्दी में है। 19वां सवाल है, अभी एक थोड़ा सा दिल्ली दूर है, लेकिन कोई बात नहीं, नाश्ता उस्ता वहीं करेंगे। मेडागास्कर विधि किस फसल के लिए चर्चा में आई? यानी किस फसल का उत्पादन मेडागास्कर विधि से होता है? गेहूं, मक्का, चावल, दलहनी फसल? चावल जी पक्का जी सही है। मेडागास्कर विधि इसका विकास एक पादरी ने किया था, फ्रांसीसी पादरी थे और इनका नाम था हेनरी डे लाउलानी ने इसका विकास किया था। और ये सीधी नुमा जो खेती जिसको हम लोग कहते हैं श्री विधि का अभिप्राय होता है पंक्ति में धान को रोपना और थोड़ा सा उसको कहते हैं ना क्यारी टाइप का बना करके उसको रोपना। ये मेडागास्कर में चूंकि शुरू किया गया, देखिए मेडागास्कर में शुरू हुआ इसलिए इसका नाम पड़ गया। इसका मूल नाम है श्री विधि और मेडागास्कर विधि 1983 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। इसमें एक खास बात होती है, कम पानी का खर्च होता है और उत्पादन अच्छा होता है। कम लागत में कहते हैं ना, कम लगाओ ज़्यादा पाओ, है ना, कम पढ़ो ज़्यादा स्कोर करो। कौन सा? अगला सवाल 20वां है, कानपुर में कौन सा कृषि संस्थान है? हम जो भी कुछ अनुसंधान संस्थान बोलेंगे उनमें से कौन सा कृषि संस्थान कानपुर में है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान नहीं है। बता सकते हैं कहाँ? लखनऊ है। अच्छा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में? जी। अच्छा, यानी नहीं गया जी। और राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान? ये भी नहीं। ये कहाँ है? कटक है, उड़ीसा में। ओ, ये भी उड़ीसा में चला है। जी। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म? ये भी नहीं है। ये भी नहीं। इसका भी मालूम है क्या? हाँ सर, भिलार है। हिसार हरियाणा। यानी वो तीनों में से कोई नहीं। चौथा विकल्प हम क्या बोले? भारतीय चीनी संस्थान? ये कंफर्म। यानी भारतीय चीनी संस्थान कानपुर में जी। आज भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। गन्ना कौन हुआ? चीनी कौन हुआ? जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चीनी अनुसंधान संस्थान है कहाँ? लखनऊ में। कानपुर में। हाँ, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है, लखन जी की नगरी में है। अगला सवाल आपसे है, किस फल का भ्रूणपोष खाया जाता है? भ्रूणपोष किस फल का खाया जाता है? नारियल? क्या लग रहा है? यही तो है। अच्छा, नहीं, भले आगे भी कहीं होगा। पपीता? ये नहीं। अमरूद? ये भी नहीं। लीची? ये भी नहीं। चार गो में कौन है? आपका हो जाएगा नारियल जी। करेक्ट आंसर है। हमारे श्रोताओं को आप ये बताएंगे कि पपीता का क्या खाते हैं हम लोग? पुष्पासन खाते हैं। वाह, पपीता का पुष्पासन खाता है। एक सवाल और है, पपीता के अलावा कोई ऐसा फल आप जानते हैं जिसका पुष्पासन खाया जाता हो? नाशपाती है। वाह रे वाह, अच्छी तैयारी है आपकी। लगता है कि इस बार पास, अब की बार बीपीएससी पास है। वही पार ना? बस लगे रही। अमरूद का
उसका अंडाशय बीजांडाशय। बीजांडाशय। हाँ बिल्कुल। अंगूर और टमाटर का ही हम लोग बीज देखते हैं, जब हम लोग खाते होंगे तो उसमें देखते होंगे बीज भी आते हैं, तो उसका बीज और अंडाशय दोनों चीज़ खा जाते हैं। बीजों के छोड़ते ना अमरूद को, कि वो लोग होंगे कोई जो भाई बीज निकाल कर खाते होंगे, आप ऐसा नहीं ना करते, सीधे मारना है दांत कचड़ कर देना है। तो बीज और अंडाशय एक आध आदमी को हम देखे हैं निकाल कर खा रहे हैं, तो ठीक है ऐसा। लीची एरियल खाते हैं उसका। 22वां सवाल आपके लिए, भैंस के दूध में कहा जाता है फैट ज्यादा होता है, औसत एक भैंस का जो औसत फैट है वो कितना होता है? ऑप्शन आपके 10%, 9%, 4.5%, 7.2%। 7.2%। 7.2%। जी पक्का? पक्का। सही है, कन्फर्म। करेक्ट आंसर है। अब 23वां सवाल आपके लिए, सामान्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? अमीनो अम्ल जिनसे कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, अमीनो अम्ल ही से ही प्रोटीन संश्लिष्ट होता है, तो सामान्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके लिए 15, 20, 18, 17। 20। 20 जी 20 जी कन्फर्म। कौन, 20 वाला या फिर जहर वाला? 20 वाला। 20 वाला पक्का ना? पक्का। एकदम मतलब 19 कुछ नहीं, 20। करेक्ट आंसर है। हम अपने श्रोताओं को जानकारी दे, जो 20 आपने जो बताया है आप सही है। इनमें से 11 ऐसे हैं जो आवश्यक हैं, और आश्चर्य की बात है जो आवश्यक है उसमें हमारा शरीर उसका संश्लेषण नहीं कर पाता है ना। अनावश्यक 9 हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका संश्लेषण शरीर से होता रहता है, अब उसको हमें अन्य प्रक्रिया से उसको उत्सर्जित करना पड़ता है। तो जो अनावश्यक हैं 9, उनका संश्लेषण विशेषकर लीवर द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है जो 24वां होगा, यानी सेकंड लास्ट प्रश्न के साथ आपके बीच में हम हैं। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे छोटी होती है? सबसे छोटी, पक्का? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड, पीयूष ग्रंथि। पीयूष जी पक्का? पक्का। पीयूष के बारे में तो हम सुने हैं कि वो सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का कंट्रोल करता है, इसके अलावा व्यक्ति के वृद्धि, स्वास्थ्य, लैंगिक विकास आदि के लिए उत्तरदायी, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि है। हम सही सुने? जी। और आप कह रहे हैं कि सबसे छोटी ग्रंथि, छोटा होने के बाद भी सबको कंट्रोल यही करता है। वाह रे वाह, छोटा है परंतु बड़ा गंभीर है जी। छोटा लेकिन महत्वपूर्ण है, करेक्ट आंसर है। यानी मास्टर ग्रंथि भी है, जी। सबको कंट्रोल भी करती है और सबसे छोटी भी। वाह, इसीलिए कहते हैं जो माइक्रो है वो बड़ा महत्वपूर्ण। लास्ट क्वेश्चन 25वां सवाल, कैसा महसूस है? बहुत मिठाई मंगवा लें जरूर। 25वां सवाल से पहले मैं चाहूँगा कि 2 पीस मिठाई लाया जाए। अगर देखिए, अगर आपने सही में अगर ये 25वां दे दिया तो दोनों खा सकते हैं, नहीं तो एक रह जाए, छोड़ देखिए इस जगह पर रख दिया गया है। अब आप और अब अपने श्रोताओं को बता देते हैं कि बोल दे क्या कि डेली ये रहेगा जी। हाँ जी। यानी इससे क्या है कि शायद लोग सोचेंगे कि मिठाई भी खाओ और बीपीएससी के लिए 25% का होता है। जी। थोड़ा मेरा प्रचार है, ठीक है? देखिए भाई मीठा, और कुछ नहीं तो मिठाई तो हाँ चलिए ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली 25वां, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड दोनों से। दोनों से जी पक्का? पक्का। दोनों से ना? जी। तो बहुत दोनों पर नजर है या दोनों से बनी है? से पहले दोनों से बनी हुई है और ये दोनों पर नजर पे बिल्कुल सही कर दिया है। और आपने 25 में से 25 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और भविष्य तो उज्जवल तभी होगा जब बीपीएससी पार होगा। धारणा है, ऐसे तो उज्जवल भविष्य है ही आपका, लेकिन हम लोग एक जो माइंड सेट कर चुके हैं कि वही होगा। तो अपेक्षा है आप जितना सुंदर प्रदर्शन आपने यहाँ किया है उससे कहीं अधिक सुंदर प्रदर्शन आपका बीपीएससी एग्जाम में होगा। तमाम शुभकामनाओं के साथ हमारी ओर से ये
ऊंचाई स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।